नमस्ते मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत करता हूं मधुरम हिंदी के इस ओपन सेशन में। मित्रों, जैसा आपको पता है कि विद्या संबल योजना के लिए शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं और उन निर्देशों के अनुसार मैंने भी एक वीडियो जो है आपके लिए फ्लैश किया था और करीबन 9000 विद्यार्थियों ने, अभ्यर्थियों ने, प्रतियोगियों ने उस वीडियो को देखा है और उस वीडियो को देखने के बाद विविध प्रकार के प्रश्न मुझसे पूछे हैं। तो मैंने सोचा कि एक और वीडियो आपके लिए मैं लेकर आऊं और आपके जो प्रश्न हैं, जो आपकी शंकाएं हैं, उनका समाधान जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि ये एक पुनीत कार्य है ना। बेरोजगार व्यक्ति तक अगर आप ये सूचनाएं बहुत अच्छे से पहुंचा देते हैं तो उसका बहुत सारा भटकने का जो समय है वो बच जाएगा और उसको सही जानकारी जो मिल जाए, इसी उद्देश्य से ये वीडियो जो है मैं शूट कर रहा हूं। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपके वो प्रश्न जो कहीं न कहीं मन में घूम रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, उन सब पर मैं संक्षिप्त रूप में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं मित्रों। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों ने, अभ्यर्थियों ने प्रश्न पूछे हैं, उन प्रश्नों के उत्तर कोशिश करते हैं एक एक करके आप तक पहुंचाएं। देखिए मित्रों, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या क्या स्थितियां बन सकती है। सबसे पहले तो मैं आपसे एक आग्रह कर देना चाहता हूं कि आप पूरी विज्ञप्ति को पढ़ें जो 17 तारीख को जो है हमारे बहुत सारे ग्रुप्स में शेयर की गई है। शिक्षा विभाग निदेशक महोदय द्वारा यह विज्ञप्ति जारी की गई है और उस विज्ञप्ति का अक्षरशः अगर आप अध्ययन करते हैं तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको स्वतः मिल जाने वाले हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि हमारा टेलीग्राम चैनल है मधुरम हिंदी के नाम से, उसमें वो पूरी पीडीएफ हमने पहले भी शेयर की है, इस वीडियो के बाद भी हम उसको शेयर करेंगे। तो आप उसको अक्षरशः पढ़ लें तो आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। पहला हमारे प्रश्न है, कुछ मित्र पूछ रहे हैं, जबकि ये स्पष्ट कर दिया गया कि सर क्या यह भर्ती जो है वो स्थायी है। मित्रों नहीं, यह भर्ती पूर्णतः अस्थायी है। इसलिए कोई इस भ्रांति में नहीं रहे कि सरकार इसके द्वारा चयनित जो भी हमारे अभ्यर्थी हैं उनको कहीं भविष्य में परमानेंट करेगी, क्योंकि विज्ञप्ति में यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि यह भर्ती पूर्णतः क्या है, अस्थायी है। इसलिए आप इस बात को दिमाग से निकाल दें, यह भर्ती अस्थायी है और यह भर्ती सत्र 2022-23 के लिए है। इसका मतलब मान के चलेगा कि यह भर्ती आपके 31 मार्च 2023 तक ही है ना फिलहाल मान्य है, क्योंकि तब तक लगभग सेशन हमारा पूरा हो जाएगा। शैक्षणिक सत्र सरकार चाहेगी तो उसको और आगे बढ़ाएगी, वो उस समय की बात है। यानी नवंबर से नियुक्ति मिलने का काम शुरू हो जाएगा। तो मोटा मोटी आप देखेंगे कि हमारे पास नवंबर में नियुक्ति का जो कैलेंडर है उसके ठीक बाद लगभग नवंबर आप 5-10 दिन आप जाएंगे विद्यालय, उसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, है ना, मोटा मोटी 4.5 महीने के लिए आपको एक नियुक्ति सरकार दे रही है। और इस नियुक्ति का उद्देश्य है कि इस समय हमारे विद्यालयों में जो भी अध्यापकों के पद रिक्त हैं, बच्चों का शैक्षणिक कार्य जो है कहीं न कहीं बाधित हो रहा है, उस कार्य को बहुत अच्छे से संयोजित करने के लिए राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा ये जो पूरी एक योजना शिक्षा मंत्री महोदय के नेतृत्व में लॉन्च की गई है। तो ये वास्तव में मैं बार बार कह रहा हूं कि यह योजना अपने आप में अनूठी है और अगर ये योजना कहीं न कहीं हर वर्ष स्थायी रहती है तो हमारे बहुत सारे बेरोजगार साथियों को बहुत अच्छे मानदेय के साथ शिक्षा के स्तर में हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और शिक्षा विभाग में जितने शिक्षक कार्यरत हैं उनके ऊपर जो बहुत अतिरिक्त दबाव है कहीं कि 4 शिक्षक मिलकर जो है पूरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल चला रहे हैं, है ना, 2 शिक्षक मिलकर उच्च प्राथमिक विद्यालय चला रहे हैं और 1 शिक्षक मिलकर अगर प्राथमिक विद्यालय चला रहा है तो बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता के बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि गैर सरकारी क्षेत्र में जो विद्यालय किसी न किसी रूप में कार्य कर रहे हैं उनको भी एक चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। तो ये योजना जो है कुल मिला के बेरोजगार साथियों के लिए बहुत फ्रूटफुल है और हमारे विद्यार्थियों के लिए सबसे ज्यादा जो है उपयोगी साबित होने वाली है। फिर मित्रों, एक मित्र ने पूछा कि पीओ कार्यालय कहां है ना। मित्रों, पीओ का मतलब प्रधानाचार्य जो है हमारे, उनको हम पीओ कहते हैं, है ना। एक ग्राम पंचायत स्तर पर जो विद्यालय है सीनियर सेकेंडरी, ध्यान रखना, ग्राम पंचायत स्तर पर जो सीनियर सेकेंडरी विद्यालय है वही पीओ, वहीं पर आपका पीओ कार्यालय है। और
पंचायत प्रारंभिक पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जो प्रधानाचार्य जी हैं पंचायत लेवल के विद्यालय के, वो प्रधानाचार्य जी पीओ होते हैं। इसलिए अब आप देख लीजिएगा कि हर ग्राम पंचायत में जो विद्यालय है वहां पीओ कार्यालय है, उस विद्यालय में ही। तो आपको उस पीओ कार्यालय से संपर्क करना है, जो आपको डेट दे रखी है। एक बार फिर से मैं उस विज्ञप्ति को आपको बताऊंगा। इसलिए पीओ कार्यालय प्रत्येक ग्राम पंचायत के सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में पीओ कार्यालय है, ये ध्यान रखिएगा। वेबसाइट क्या है बता दीजिए। अभी मैं विज्ञप्ति पर चर्चा करूंगा, तब आपको वेबसाइट बताऊंगा, वहां पर भी आप रिक्तियां देख सकते हैं। फिर मित्रों, क्या इसमें भाई भतीजावाद चलेगा? कुछ बच्चों का ये प्रश्न भी था कि सर ये सब लिपापोती हो जाएगी, है ना, इसमें लोग जो हैं सेटिंग से लग जाएंगे, या फिर राजनेता या दूसरे प्रभावशाली लोग जो हैं अपनी बातें चलाएंगे। मित्रों, सरकार ने बहुत पारदर्शी रूप से जो विज्ञप्ति प्रकाशित की है, मुझे नहीं लगता कि इसमें इस तरह की कोई गुंजाइश होगी, क्योंकि वरीयता जो है वो प्रतिशत के आधार पर है और आपके पास आरटीआई एक हथियार होता है। इसलिए कोई भी इस तरह की लिपापोती नहीं कर सकता, और अगर वो करे तो परिवेदना के लिए भी एक समिति बनाई है जिला स्तर पर। तो आप सोचिए, अगर आपका चयन हो रहा है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, बस बशर्ते आप प्रतिशत अंक में आप वहां पर ठीक बैठने चाहिए। मान लीजिए एक विद्यालय में 10 आवेदन आए हैं एक पद के लिए, और आपके प्रतिशत जो क्राइटेरिया में है वो सबसे ज्यादा है, तो फिर आपका ही चयन होने वाला है। आप किसी बड़े व्यक्ति के रिश्तेदार हैं या किसी नेताजी के रिश्तेदार हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए मित्रों, यहां पहले क्या हुआ इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन इस विज्ञप्ति में बहुत स्पष्ट है, इसलिए इस बात को तो दिमाग से आप निकाल दे तो अच्छा है। रीट पात्रता नहीं होने पर भी क्या फॉर्म भर सकते हैं, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं। मित्रों, रीट पात्रता नहीं होगी तो लेवल 1 और 2 के लिए आप आवेदन नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है। हां, लेकिन जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और वो रीट लेवल वो लेवल 1 और लेवल 2 की योग्यता रखते हैं, तो वो जरूर जो है मित्रों आवेदन करेंगे, क्योंकि सरकार ने पहले कह दिया, क्योंकि वो सेवानिवृत्त है, उस समय रीट की कोई बात ही नहीं थी, तो उनको तो जरूर यहां पर मौका मिलने वाला है, तो वो जरूर। लेकिन जो नए विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके लिए तो रीट जो है वो बहुत आवश्यक होने वाली है। तो रीट पात्रता परीक्षा का होना आवश्यक है। आप रीट अगर पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण है तो ही आप लेवल 1 और 2 के लिए आवेदन कर सकते हैं, ये बहुत क्लियर है। फिर मित्रों, एक प्रश्न इसके साथ था कि क्या सेवानिवृत्त शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। एक प्रश्न ये आ रहा है कि मान लीजिए एक विद्यालय में लेवल 1 के लिए सेवानिवृत्त शिक्षक ने आवेदन कर दिया, और लेवल 1 के लिए एक बेरोजगार अभ्यर्थी जो है, रीट उत्तीर्ण अभ्यर्थी है, उसने भी आवेदन कर दिया, तो अब वहां पर वरीयता की जो स्थिति है वो कैसे डिसाइड होने वाली है। वहां वरीयता के लिए अभी मुझे लगता है कि यहां पर सरकार को अभी एक बात और करनी है। यहां पर सरकार को एक बात शायद और क्लियर करनी पड़ेगी निदेशालय को। मुझे लगता है कुछ समय में इसके बारे में भी बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि सेवानिवृत्त शिक्षक और जो बेरोजगार हमारे अभ्यर्थी हैं उनमें से किसको वरीयता दी जाएगी, क्योंकि विज्ञप्ति में कहीं पर भी ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि सेवानिवृत्त शिक्षकों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये एक पेच यहां पर जरूर है। मुझे लगता है कि जैसे ही प्रक्रिया प्रारंभ होगी इसके बारे में कोई न कोई निर्णय हमारे सामने आएगा, और जैसे कोई आता है तो मैं अपडेट जरूर आप तक पहुंचाऊंगा। मित्रों, रीट पात्रता किन पोस्ट के लिए आवश्यक है, अभी बताया मित्रों। लेवल 1 और लेवल 2 के लिए अगर आप फॉर्म भरेंगे, है ना, लेवल 1 और लेवल 2 का मतलब होता है प्राथमिक शिक्षक और उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षक के लिए आपको रीट की पात्रता चाहिए, और इसके अलावा और कहीं आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। मित्रों, फर्स्ट ग्रेड के लिए संबंधित विषय में एमए होना चाहिए और न्यूनतम उत्तीर्णांक 48% होने चाहिए, है ना। 48% कम से कम आपके हो उस विषय में। जैसे आप हिंदी व्याख्याता के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो हिंदी में आपके एमए फाइनल जो भी एग्रीगेट आपके मार्क्स हो रहे हैं वो 48% से अप होने चाहिए, या 48 से अप होने चाहिए। बीएड आपका होना चाहिए, तो आप योग्यता रखते हैं, ठीक है। इसी तरह से सेकंड ग्रेड के लिए मित्रों आप जानते हैं कि ग्रेजुएशन में आपके जो है 48% मिनिमम होने चाहिए, उससे अधिक हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और बीएड होना चाहिए संबंधित विषय में, है ना। आप साइंस से हैं तो फिर आपके पास साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए अगर आप विज्ञान के अध्यापक बनना चाहते हैं, और आप सामाजिक के अध्यापक बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में आपके सामाजिक के विषय होने चाहिए, है ना। और आप भाषा के सेकंड ग्रेड बनना चाहते हैं तो आपके पास वो विषय होने चाहिए, ठीक है मित्रों। इसके बाद कितने घंटे विद्यालय जाना पड़ेगा, एक प्रश्न है बच्चों का। एक प्रश्न है सर, कितने घंटे विद्यालय जाना पड़ेगा। मित्रों, यह कालांश पर आधारित व्यवस्था है सरकार की ओर से,
ठीक है। और इसमें यह कहा गया है कि लेवल 1 हो या लेवल 2, उनके लिए 21,000 रुपए अधिकतम है ना, 21,000 रुपए अधिकतम, और पर आर यानी पर कालांश उनको कितना मिलना है, 300 रुपए। अब आप देखिए कि मान लीजिए विद्यालय एक महीने में वर्किंग डेज की स्थिति बनाते हैं हम, तो मुश्किल से मित्रों 22-23 दिनों के आसपास वर्किंग डेज बनते हैं। अब जब 23 वर्किंग डेज बनेंगे तो 23 वर्किंग डेज में वहां जो रिक्तियां हैं उसके अनुसार कितनी कक्षाएं हैं, उसमें आपको कितने घंटे कालांश दिए जाएंगे, ये विद्यालय प्रबंधन पर निर्भर करेगा। आपको 4 घंटे अगर काम दिया गया मित्रों, तो आप देखिएगा कि आप अधिकतम 21,000 को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो मुझे यह लगता है कि 21,000 तो आपको जरूर मिलने ही मिलने वाले हैं। कोई भी विद्यालय होता है उसमें आपकी आवश्यकता है, तभी तो आपकी नियुक्ति की जा रही है। तो आपको पढ़ाने के जो घंटे हैं प्रतिदिन मान के चलिएगा कि अगर आपको 3 घंटे मान लीजिए आपको प्रतिदिन दिए जाते हैं, तो 30 दिन के 90 घंटे होते हैं। और उस 90 घंटों की जब हम बात करते हैं मित्रों, तो 9×3=27, तो 27,000 हो जाएंगे। तो आपको 27,000 तो मिलेंगे नहीं, तो और घंटे कम कर दिए जाएंगे, यानी अधिकतम 21,000 रुपए। इसका मतलब 70 घंटे अधिकतम होते हैं, सांतरिया 21, 70 घंटे अधिकतम, यानी एक महीने में जितने वर्किंग डेज होंगे उसमें अधिकतम आपको 70 घंटे का काम दिया जा सकता है। 70 घंटे से कम भी आपको काम दिया जा सकता है, लेकिन मेरा यह मानना है प्रत्येक विद्यालय में आपको 70 घंटे काम तो मिल ही जाएगा। फिर मित्रों इससे आगे की तरफ बढ़ेंगे हम। देखिए अगला प्रश्न जो है कि क्या विद्यालय प्रबंधन हमारे हिसाब से समय तय करेगा। बहुत सारे बच्चे जो है इस प्रश्न को पूछ रहे हैं। ये विद्यालय प्रबंधन पर ही निर्भर करेगा कि वो आपको किस स्थिति में पीरियड देना चाहता है। क्या एक साथ आपको 1, 2, 3 पीरियड दे देंगे, या हो सकता है कि आपको पीरियड पहला, चौथा, छठा, 8वां ऐसा कुछ देंगे। तो मेरा यह मानना है कि जहां तक होगा ये विद्यालय प्रबंधन और आपका आपसी एक सामंजस्य होगा, लेकिन विद्यालय प्रबंधन का निर्णय ही मान्य होगा। विद्यालय प्रबंधन का निर्णय ही मान्य होगा, क्योंकि वही निर्णय जो है, क्योंकि विद्यालय प्रबंधन का जो निर्णय है वही मान्य है, उसको ही आपको मानकर चलना पड़ेगा। यह आपका आपसी तालमेल रहेगा। ठीक है मित्रों, तो इस तालमेल में लगभग आप सामंजस्य के साथ काम करेंगे तो विद्यालय जरूर आपको कोऑपरेट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या अभ्यर्थियों को उसी जिले का मूल निवासी होना चाहिए। मित्रों विज्ञप्ति में इस तरह का कोई मेंशन नहीं किया गया है कि अभ्यर्थी को उसी जिले का मूल निवासी होना चाहिए। यहां पर आपके पास L1 की योग्यता है या नहीं, L2 की योग्यता है या नहीं, फर्स्ट ग्रेड की योग्यता है या नहीं, या सेकंड ग्रेड की योग्यता है या नहीं, लैब असिस्टेंट की योग्यता है या नहीं, या शारीरिक शिक्षक की योग्यता है या नहीं, बस ये योग्यताओं के बारे में ही हवाला दिया गया है। इसका मतलब यह है कि आप राजस्थान में कहीं के भी निवासी हैं, तब भी आप जो है इस किसी भी जिले में आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कोई स्पष्ट मेंशन किया नहीं गया है। इसके बाद कुछ विद्यार्थियों का प्रश्न है कि साहब हम बाहर के स्टेट से हैं, तब भी कोई बात नहीं। अगर आपने रीट यहां से उत्तीर्ण कर रखी है तो नियमानुसार अगर आपने रीट यहां से पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है तो आप लेवल 1 और लेवल 2 के लिए पात्र हैं। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के लिए भी अगर आपके पास योग्यता है, तो निर्धारित योग्यता आपके पास है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको आवेदन से रोका जाएगा, क्योंकि मूल निवास वाली बात को यहां पर मेंशन नहीं की गई है। फिर मित्रों इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक प्रश्न पूछा विद्यार्थी ने, बीएसटीसी या बीएड अंतिम वर्ष में हम कर रहे हैं, हमारा अंतिम वर्ष है, या हमने परीक्षा दे दी है, रिजल्ट आना बाकी है, तो क्या हम आवेदन कर सकते हैं क्या। मित्रों ये बहुत स्पष्ट है कि ये टाइम बाउंडेड कार्यक्रम है, जो 1 नवंबर से लेकर 17-18 नवंबर तक का जो भी अभी हम टाइम टेबल देखेंगे उसके बीच में वाइंड अप करना है। अगर उसके बीच तक आपके पास वांछित योग्यता है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि वहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है बकायदा, है ना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के आधार पर ही आपको फाइनल जो है सेलेक्ट किया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास आपने दे रखा है, परीक्षा का रिजल्ट नहीं आया, तो स्वाभाविक है आप फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, आप अंतिम वर्ष में हैं, आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो ये बात बहुत स्पष्ट है, इसलिए यहां कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। फिर देखिए अगला प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्नों को मैंने प्रयास किया है कि इकट्ठे करूं, है ना। शपथ पत्र ओरिजिनल देना पड़ेगा क्या। मित्रों उसमें बिल्कुल दे रखा है कि शपथ पत्र ओरिजिनल देना पड़ेगा। ये शपथ पत्र जो है मित्रों यहां ज्यादा स्पष्ट नहीं किया गया, लेकिन जब भी बात आती है शपथ पत्र की, तो मिनिमम 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर हम एक शपथ पत्र तैयार करते हैं, जो एक कानूनी दस्तावेज है, जिसका प्रारूप जो है पीडीएफ में दे रखा है, वो आपको आगे मैं बताने वाला हूं। तो ये ओरिजिनल ही देना पड़ेगा। इसका फोटोकॉपी जरूर आप चाहें तो अपने पास रख सकते हैं, बाकी इसको ओरिजिनल ही देना पड़ेगा। अगर हम 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं, 1 से अधिक विद्यालयों के लिए आवेदन कर रहे हैं मित्रों, तो मुझे लगता है आपको शपथ पत्र भी उतनी ही संख्या में देने पड़ेंगे। क्या 1 से अधिक सीटों या विद्यालयों के लिए आवेदन कर सकते हैं क्या। बिल्कुल कर सकते हैं आप,
क्योंकि जरूरी नहीं कि जिस विद्यालय में आप आवेदन कर रहे हैं उसमें आप फाइनली सेलेक्ट हो जाओ, ये जरूरी नहीं है। इसलिए आप एक से अधिक विद्यालयों में आवेदन कर सकते हैं, एक से अधिक पदों के लिए भी। जैसे किसी बच्चे के पास बीएसटीसी कर रखा है ना, और उसने रीट भी क्लियर कर रखा है, तो उसके पास L1 और L2 की भी योग्यता है। उसने बीएड भी कर रखा है और वो सेकंड ग्रेड के लिए भी योग्यता रखता है। या हो सकता है किसी ने एमए कर रखा हो और वो फर्स्ट ग्रेड की योग्यता भी रख सकता है। तो वो सभी प्रकार के पदों के लिए आवेदन भर सकता है और विद्यालयों का चयन आपके हिसाब से आप कीजिएगा, है ना, रिक्तियां देखकर आप कीजिए। क्योंकि जहां पर आप, जैसे मान लीजिए आपने फॉर्म भरा और वहां से आपसे ज्यादा परसेंटेज वाला कोई बच्चा आ गया, तो हो सकता है उस विद्यालय में आपका चयन नहीं होगा। तो हमें ऐसी स्थिति को देखते हुए 3, 4, 5 विद्यालयों में आवेदन करना चाहिए, ताकि किसी भी विद्यालय में अगर हम एडजस्ट हो पा रहे हैं तो अच्छा है, ये आप कर सकते हैं। क्या ज्योग्राफी वाले भी प्रयोगशाला सहायक के लिए आवेदन कर सकते हैं? मित्रों, ज्योग्राफी वाले भी, क्योंकि जब लैब असिस्टेंट की परीक्षा हुई थी तो ज्योग्राफी वालों ने भी दी थी, और शायद इसमें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वालों ने भी परीक्षा दी थी, है ना। तो जो योग्यता वहां है, ठीक है, परीक्षा देने के लिए जो योग्यता थी वो आपके पास है उस विज्ञप्ति के अनुसार। तो ज्योग्राफी वाले और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाले भी जरूर परीक्षा, अगर वो उसको लैब असिस्टेंट के लिए इन्होंने परीक्षा दी है तो ये जरूर इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, वो भी योग्यता रखते हैं मित्रों। तो ये मोटा मोटी प्रश्न आपके सामने रखे। अब कुछ बच्चों के प्रश्न ये कि सर मैं सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की और थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूं, तो क्या मुझे इस वैकेंसी में कुछ करना चाहिए क्या? मित्रों देखिए, स्थायी काम करने के लिए आपको अपना पूरा एनर्जी आपको एक जगह लगानी चाहिए। इधर परीक्षा की डेट तय है। फर्स्ट ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग की 15 नवंबर से है। 15 दिसंबर के आसपास से आप मान के चलिए सेकंड ग्रेड की परीक्षाएं आपके सामने आने वाली है, और फिर फरवरी में आपके सामने जो है रीट की परीक्षा है, मुख्य परीक्षा थर्ड ग्रेड वाली। तो मित्रों, जब परीक्षाएं तिथियां तय है और आप उस मुख्य मिशन के लिए काम कर रहे हैं, ये एक टेम्परेरी जॉब है, इसलिए मेरा एक निजी सलाह है कि आप उस जॉब के लिए जहां स्थायी रूप से विद्यालय में आने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपका फोकस उधर स्थायी रूप से होना चाहिए, है ना। लेकिन बाकी लोगों को लगता है कि नहीं, मेरे पास में ही है, मैं 2 घंटे यहां काम कर लूंगा और उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई जारी कर सकता हूं, क्योंकि मैं विद्यालय के पास ही यानी उस गांव में ही रहता हूं। तो वो विद्यार्थी जरूर जो है आवेदन करें, ताकि 2 घंटे 3 घंटे जैसा भी आप विद्यालय प्रबंधन से बात करके रखेंगे, तो वो 3 घंटे आप गए, पढ़ाकर आ गए और बाद में अपना अध्ययन जारी रखें। तो ये निर्णय आपके ऊपर है कि आप तैयारी करते हुए इस काम को करना चाहते हैं या नहीं, है ना, ये आप स्वयं चिंतन करेंगे। मित्रों, बहुत जल्दी मैं आपको विज्ञप्ति के बारे में फिर से ब्रीफ करूंगा कि पद और उसकी योग्यता क्या है। मित्रों, तो जो नियम है, उन नियमों के अनुसार जो योग्यता है वो योग्यता यहां पर वर्णित कर रखी है ना। तो उस योग्यता के अनुसार ही हम आवेदन कर पाएंगे। तो वो बता दिया 48% हमारे पास मिनिमम होने चाहिए, इससे कम प्रतिशत जो है वो योग्यता नहीं रखते हैं। अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालयों के लिए अपने हिसाब से योग्यता है। मित्रों, आवेदन पत्र आमंत्रित करना, आवेदन पत्र आमंत्रित करने का काम जो है मित्रों वो पीओ लेवल पर प्रधानाचार्य जो है वो आवेदन पत्र जो है वो आमंत्रित करेंगे, और आवेदन पत्रों की जांच और वरीयता का निर्माण करने के लिए पीओ साहब स्वयं और 2 वरिष्ठ अध्यापकों की या वरिष्ठ व्याख्याताओं की एक कमेटी बनेगी, 3 लोगों की। वो कमेटी जो है वही आवेदन को प्राप्त करेगी और वरीयता का क्या करेगी, निर्धारण करेगी, आपके आवेदन वगैरह की जांच करेगी मित्रों। इसलिए, और दूसरा, समिति के दायित्व क्या है, जो समिति बनाएंगे वो समिति क्या करेगी कि प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर पदवार व विषयवार आवेदकों की सूची तैयार कर विद्यालय के सूचना पट पर लगाई जाएगी। मतलब हर काम बहुत पारदर्शी है। इस पीडीएफ को आप अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा, बार बार कह रहा हूं, हर चीज इसमें लिखी हुई है। पीओ के दायित्व क्या है ना, और सर्वोच्च वरीयता वाले अभ्यर्थी का नाम विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु उक्त समिति अपनी अनुशंसा पीओ को करेगी, और पीओ जो है उनके लिए एक प्रकार से ऑर्डर जारी करेंगे। मित्रों, यहां पर बहुत स्पष्ट है कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के प्राप्तांकों के 75%, है ना, वांछित न्यूनतम प्रशैक्षिक योग्यता के 25%, यानी 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो जहां जहां चाहिए उसके अनुसार 75% उन मार्क्स के आधार पर आपके काउंट किए जाएंगे। और बीएसटीसी या आपने बीएड कर रखा है उसके जो प्राप्तांक है उसमें से 25% आपका लिया जाएगा। तो 75%
आपकी शैक्षिक योग्यताओं के मार्क्स ले जाएंगे और 25% अंक जो है प्रशैक्षिक योग्यताओं के मार्क्स ले जाएंगे, तो दोनों को मिलाकर आपकी मेरिट बनेगी। इसलिए बहुत पारदर्शी काम है मित्रों। और इसके अलावा जो है आपको जो अभी देखिए टाइम टेबल, खास बात यहां पर यह है टाइम टेबल जो है, इस टाइम टेबल को देखिएगा मित्रों, दिनांक 1/11/2022 यानी 1 नवंबर 2022 तक, चूंकि अभी विद्यालयों में अवकाश चल रहे हैं दीपावली के, इसलिए आप मान के चलेगा जैसे ही विद्यालय खुलेंगे, पीओ साहब पहले से ये तैयारी करके रखेंगे, विद्यालय खुलते ही 1 तारीख को आपको ये विज्ञप्तियों रिक्तियों का प्रकाशन करना है। यानी पीओ साहब जो हैं अपने अधीनस्थ जितने भी विद्यालय हैं और स्वयं का विद्यालय है, उसमें से किस किस विषय की कौन कौन सी पोस्ट रिक्त है, इसकी सूची जो है अपने कार्यालय के बाहर सूचना पट्ट पर चस्पा करेंगे और उसकी एक प्रति जो है वो कहीं न कहीं उन्हें सीबीओ कार्यालय में भी उनको देनी है, ताकि सीबीओ ऑफिस में भी कोई चाहे कि पूरे हमारे जो पूरे ब्लॉक में कहां पर रिक्ति है तो वहां से आपको देखने को मिल सकती है। और बाद में विभाग ने एक साइट भी बताई है, उस पर भी शायद हमें रिक्तियों को दर्शाना होगा, ताकि एक विभागीय रूप से पूरे राजस्थान में जहां जहां रिक्तियां हैं वो दिख जाएगी। ठीक है मित्रों। फिर देखिए मित्रों 2 नवंबर से 4 नवंबर आवेदन की तिथि है मित्रों, ध्यान रखना 2, 3 और 4 यानी 3 दिन आपको आवेदन करने के लिए मिलेंगे। इसलिए हमें हमारे आवेदन की तैयारी इन दीपावली की छुट्टियों में करके रखनी चाहिए। खाली लास्ट में आप नाम भरना है वो देख लें कि किस विद्यालय के लिए जमा कराना, वो बाद में देखें। बाकी सारी चीजें भर के आवेदन आपको 4 भरने 6 भरने तैयार करके रख लीजिएगा। 3 दिन आपको विद्यालय समय में आवेदन भरने का समय मिलेगा। उसके बाद मित्रों 5 तारीख को प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना। 5 तारीख को यानी 4 तारीख तक जितने भी आवेदन आए हैं उन सब का नाम लिखकर सूची को चस्पा किया जाएगा पीओ कार्यालय पर कि इतने फॉर्म आ चुके इस विषय के लिए। तो 5 तारीख का काम ये हो गया मित्रों। ठीक है। उसके बाद मित्रों 6 और 7 तारीख 2 तारीखें मिलेगी। इसमें पात्रता की जांच करना कि जिन जिन लोगों ने आवेदन किए हैं क्या वो उसके पात्रता रखते हैं या नहीं, यानी डॉक्यूमेंट्स उनके पूरे हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं कि रीट उत्तीर्ण है ही नहीं और L1 के लिए भर दिया तो वो फॉर्म रिजेक्ट है, समझ गए। बीएड तो है ही नहीं और सेकंड ग्रेड के लिए भर दिया, उसमें भरने में क्या है, लेकिन वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये पात्रता की जांच करेंगे और वरीयता सूची बनाना, अस्थायी एवं जारी करना। इसके बाद एक सूची बनाई जाएगी, जो रिजेक्ट होने वाले फॉर्म में रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। उसके बाद एक अस्थायी पात्रता सूची बनाई जाएगी और चिस्पा की जाएगी। ध्यान रखना 7 तारीख तक ये काम हो जाएगा। और फिर 9 तारीख तक यानी 8 और 9 2 दिन रहेंगे, जिसमें आपसे आपत्तियां मांगी जाएगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको इसमें कोई दिक्कत है या आपका नंबर वहां ऊपर आना चाहिए था नीचे आ गया है। वो आपत्तियां मांगी जाएगी। बकायदा बिल्कुल क्लियर कट प्रोसेस है, डेट टू डेट कार्यक्रम है, इसलिए कहीं पर भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। 9 तारीख तक आपत्तियां मांगी जाएगी और आपत्तियां अगर 9 तारीख तक आ जाएगी तो उसमें जो भी कमी पेशी है उसको पूरा कर लेगी कमेटी। और 10 तारीख को फाइनल लिस्ट जो है वो बोर्ड पर चस्पा कर दी जाएगी कि इस विद्यालय के लिए इसका चयन हो रहा है, इस विद्यालय के लिए इसका चयन हो रहा है, इस विद्यालय के लिए इसका चयन हो रहा है, इस विद्यालय के लिए इसका चयन हो रहा है मित्रों, पदवार। फिर मित्रों जिन जिन का नाम इस लास्ट वरीयता सूची में आ जाता है उनको 11 तारीख को मित्रों ध्यान रखना मूल दस्तावेजों की जांच करानी। 10वीं की मार्कशीट आपने लगाई है फोटोकॉपी तो मूल ले जानी है। 12वीं की मार्कशीट लगा रखी है तो आपको मूल ले जानी है ना। ग्रेजुएशन की मार्कशीट, बीएसटीसी की मार्कशीट, रीट पात्रता का जो सर्टिफिकेट है ना, और बाकी के जो अन्य दस्तावेज आवश्यक आधार कार्ड वगैरह सामान्य है, तो ये सब आपको मूल ले जाने हैं। उस कमेटी के सामने पीओ कार्यालय में ही आपको दस्तावेज वेरिफिकेशन कराना है, सीधे उस विद्यालय में नहीं जाना है जहां के लिए आपका चयन हो रहा है। ठीक है मित्रों। उसके बाद 12 तारीख देखिएगा आदेश जारी करना। 12 तारीख को आदेश जारी करेंगे पीओ साहब। जिन जिन के दस्तावेज आ गए, बिल्कुल क्लियर कट मामला है, वेरिफिकेशन हो गया, तो जो वेरीफाइड हो गए हैं उनका आदेश 12 तारीख को जारी कर दिया जाएगा। 12 तारीख को आपको आदेश की प्रति दे दी जाएगी कि भाई आप इस विद्यालय में जाएं और गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम करेंगे। आपको 7 दिन का समय दिया जा रहा है। आप तो 13 को ही ज्वाइन करो ना, क्यों इंतजार करना है, आपके पैसे शुरू। तो 19 तारीख तो अधिकतम दे रखी है, तो 12 नवंबर को आपको आदेश मिलेगा। 13 नवंबर को वर्किंग डे है, तो आप सीधा जाकर 13 नवंबर से उस विद्यालय में कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। 13 नवंबर से आपका मानदेय शुरू हो जाएगा, जो 31 मार्च तक लगभग चलने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो मित्रों ये एक पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई है मैंने। इसके बाद और आप देखेंगे कि विद्या संबल योजना के तहत मानदेय क्या है। तो कक्षा 1 से 8 तक लेवल 1 और लेवल 2 वालों के लिए प्रति घंटा
300 रुपए है। इसका मतलब 2 घंटे आपने काम किया है तो 600 रुपए आपको मिलने वाले हैं, और लगभग 2 घंटे काम करते तो 600 रुपए के हिसाब से आप देखते हैं, अगर 30 ही दिन वर्किंग डे हो तो जो है हमारे 18,000 बनते, और 30 ही दिन वर्किंग डे होता नहीं मित्रों, कम से कम 4 या 5 संडे आते ही आते, तो आप मान के चलेगा 24 या 25 दिन अधिकतम, और कोई राजकीय अवकाश आ गया तो वो माइनस हो जाएगा, तो मतलब 22 से 24 दिनों के मध्य आपका एक वर्किंग डे का मामला रहता है। तो पर डे मेरा ये मानना है कि लगभग 2 से 3 घंटे आपको काम मिलेगा, और अधिकतम आपको कितने रुपये मिलेंगे? 21,000 रुपए। विद्यालय प्रबंधन पर बहुत सारी बातें निर्भर करेगी इसमें, लेकिन फिर भी निर्देश यही है। फिर 9वीं 10वीं के लिए मित्रों 350 रुपए पर घंटा मिलने वाला है। जो 11वीं 12वीं पढ़ाएंगे लेक्चरर के रूप में उनको 400 रुपए प्रति घंटे, लेकिन अधिकतम 30,000, सेकंड ग्रेड के लिए अधिकतम 25,000, और मुझे लगता है कि सबको अधिकतम मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। फिर मित्रों प्रयोगशाला सहायक के लिए वही 300 रुपए, 21,000 अधिकतम, और शारीरिक शिक्षक के लिए जिन्होंने बीपीएड सीपीएड कर रखा है ना, उनके लिए अधिकतम 21,000 रुपए है। तो मित्रों बहुत अच्छा अवसर है, और आपको अगर आप समय पर विद्यालय नहीं पहुंचते हैं, किसी वजह से बिना सूचना के आप विद्यालय नहीं जाते हैं, विद्यालय जाने पर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं, आप छोटे मोटे दूसरे कामों में उलझ गए हैं, तो पीओ साहब तुरंत आपको घर भेज सकते हैं, क्योंकि ये कोई टेम्परेरी कार्यक्रम है, कोई परमानेंट नहीं है। और आप अगर विद्यालय नियमानुसार, विभागीय मंशानुसार अगर आप काम नहीं करते हैं, अच्छे से नहीं पढ़ाते, तो आपको घर भेज दिया जाएगा। तो मित्रों ये मोटा मोटी आपको जानकारी दे दी। अब डॉक्यूमेंट के रूप में मित्रों ये एक पत्र जो है वो आपको फाइनल सेलेक्ट होने पर मिलेगा, ये पीओ साहब की तरफ से मिलेगा। ये आपका एक प्रकार से अस्थायी रूप से विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने के संबंध में आपको ये पीओ ऑफिस से मिलेगा। ये जिस विद्यालय के लिए आपको मिल रहा है उस विद्यालय में जाकर आपको दिनांक इतनी बजे होकर कार्य आरंभ करें, और वो सारी बातें इसमें लिखी गई, ये पीओ साहब की तरफ से आपको मिलेगा। इसके साथ मित्रों विज्ञप्ति हमने देख ही ली है, इसलिए इसके ऊपर बार बार हम चर्चा नहीं करेंगे। वेबसाइट कोई पूछ रहा था, तो वेबसाइट ये रही मित्रों, ठीक है, http://education.rajasthan.gov.in। इस पर भी आपको रिक्तियां मिल सकती है, आप इस पर भी देख सकते हैं। सेवानिवृत्त लोग जो भी हैं वो 65 वर्ष अगर उन्होंने पूरे नहीं किए हैं, तो अंडर 65 है या टिल 65 है, तब तक वो योग्यता रखते हैं, वो काम कर सकते हैं, अन्यथा उन्हें 65 वर्ष के बाद इस योजना के तहत नहीं लेंगे। अगर आप किसी भी बात से अगर खफा है और आपको लगता है कि आपके साथ कोई चीटिंग हुई है या किसी प्रकार कहीं पर कोई आचरण या भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आप परिवेदना दे सकते हैं। परिवेदना में मित्रों मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी हमारे अध्यक्ष होंगे उस समिति के, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक सदस्य होंगे, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक सदस्य होंगे, और जिस ब्लॉक से संबंधित अगर कोई ये परिवेदना आती है तो उस ब्लॉक के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जो है वो भी इसके सदस्य होते हैं। तो आपको अगर कहीं कोई शिकायत वाली स्थिति होती है तो सरकार ने उसकी व्यवस्था भी कर ली कि आपकी बात, आपका चयन हो रहा था और किसी ने आपका चयन किया ही नहीं, भाई भतीजावाद कर दिया, वहां पर आप सीधा जाकर इस समिति को अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ये तुरंत 12 तारीख के बाद आपको काम शुरू कर देना है, या जैसे ही आपको लगेगा फाइनल आ गई, 10-11 तारीख को जो भी हमारी डेट थी उसमें फाइनल लिस्ट आ गई और आपका नाम नहीं जबकि आपका होना चाहिए, आप तुरंत आकर संबंधित जिले में जाकर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को आप अपनी परिवेदना दे सकते हैं। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को CDEO कहते हैं मित्रों, है ना, चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। ठीक है मित्रों, यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद मित्रों आप देखिए ये सारी चीजें पहले ही क्लियर है हमारी, और आपको डॉक्यूमेंट्स जो है 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन जिस जिस पद के अनुसार 10वीं 12वीं लगभग सबको लगाना ही है।